चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान केंद्र के बारे में। चलिए बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहले अगर बात करें सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन की तो द्रव्यमान केंद्र किसी भी बॉडी का एक ऐसा बिंदु जिससे उसकी पूरी बॉडी बैलेंस कर जाए, उस बिंदु को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। जैसे अगर बात करता हूं इस मार्कर की, इस मार्कर को अगर मैं उंगली इस जगह पर रखूं तो मार्कर गिर जाएगा। अगर मैं बैलेंस इसको इस जगह से करने की कोशिश करूंगा तो भी मार्कर गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर में कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो तो इस सेंटर ऑफ मास ढूंढ लिया जाए तो ये मार्कर बड़ी आसानी से मेरे हाथ में टिक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस मार्कर में कोई ना कोई एक ऐसा बिंदु है जिससे अगर इसको छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस कर जाएगी। उस बिंदु को कहा जाता है द्रव्यमान केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ मास। एक ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी नाभि में होता है। एक ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी नाभि में होगा। अर्थात किसी भी इंसान को उसकी नाभि पर से उसको पूरा का पूरा आप नाभि पर से टिकाकर उसको पूरा का पूरा टोक सकते हो। वहां से उसकी पूरी बॉडी बैलेंस कर जाएगी। अगर आप यहां पर रखकर दोगे तो उसका नीचे गिर जाएगा, नीचे रखकर दोगे तो आगे गिर जाएगा। लेकिन नाभि पर रखकर अगर उसको पूरा उठाओगे तो इंसान पूरा बॉडी क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसकी नाभि में। वही नाभि में जहां रावण ने अपना अमृत कलश इसी नाभि में छुपा रखा था। उसको पता था सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इसलिए कहां छुपा रखा था उसने, नाभि में। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा बिंदु है जिससे उसकी पूरी की पूरी बॉडी बैलेंस कर जाए, उस बिंदु को सेंटर ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, आपकी बॉडी कहीं नहीं गिरेगी। ये देखिए इजीली किसी भी जगह आपको दिख रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन मेरी केवल बॉडी मूव कर रही है। देखिए मेरा सेंटर ऑफ मास अभी भी यही है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे। इसलिए आप किसी भी जगह घूम जाइए, कितना भी घूम जाएंगे आप नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर आपका सेंटर ऑफ मास रख जाएगा, सेंटर ऑफ मास जगह बदल ले, अगर अभी देखो अगर मैं करूंगा तो धम से गिर जाऊंगा। अगर सेंटर ऑफ मास की आप डायरेक्शन बदल देंगे तो क्या कर जाएगा, इंसान गिर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधे तब खड़े रह पाएंगे जब सेंटर ऑफ मास का होगा आपका बीच की तरफ होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं इस लकड़ी की, तो इस लकड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है, इस लकड़ी का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, तो फिलहाल मिलेगा इसके बीच में। अर्थात ये बीच से लकड़ी पूरी बैलेंस कर जाएगी। लेकिन अगर इसके नीचे तरबूज लगा दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास गिनाएगा। पूरी बॉडी में ये वाटरमेलन तरबूज भी आ जाएगा और लकड़ी भी आ जाएगी। तो अब सेंटर ऑफ मास सरक कर कहां चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो ये बड़ी आसानी से लकड़ी टिक जाएगी। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, इसका अपोजिट कर दिया जाए, इसके ऊपर तरबूज लगा दिया जाए वाटरमेलन, तो अब क्या लकड़ी टिकेगी, नहीं। अब तो वजन ऊपर चले गया है, अब तो वजन ऊपर की तरफ चले गया, लकड़ी गल जाएगी, आपका गिर जाएगी। और एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल ये है और ये भी एक ट्राइंगल है, इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल टिक पाएगा, ए ट्रायंगल या बी ट्रायंगल। तो आप कहेंगे सब ए ट्रायंगल टिक जाएगा। कारण क्या उसका, क्योंकि इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, बीच की तरफ है। सेंटर ऑफ मास बीच में है, इसका भी सेंटर ऑफ मास बीच में है, लेकिन ज्यादातर कहां होगा आपका, नीचे की तरफ। इसलिए ये फ्लैट सरफेस, तो ये जो ट्रायंगल है ये जमीन पर टिक पाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां चल जाएगा, ऊपर की तरफ। सेंटर ऑफ मास ऊपर चल जाएगा तो ऊपर की तरफ बॉडी टिक नहीं पाएगी, क्या जाएगी, आपका गिर जाएगी, बॉडी आपकी गिर जाएगी। आपने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा। वो बुर्ज खलीफा भी सेंटर ऑफ मास की वजह से टिकी हुई है। अगर आप सोचिए बुर्ज खलीफा में केवल एक सिंगल टावर खड़ा कर दिया जाता तो क्या वो टिक पाती, नहीं। हवा के झोंके से और इतनी ऊंची बिल्डिंग निकल जाती, वो बेंड कर जाती, गिर जाती, कुछ भी हो सकता था। इतनी बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए उसमें कुछ सेक्शन बनाए गए, कुछ सेक्शन इस तरीके से बनाए गए, छोटे बड़े सेक्शन बनाए गए, और बाद में जाकर पूरी बिल्डिंग को बना दिया गया। और बाद में वो बिल्डिंग कहलाई बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। उसमें भी सेंटर ऑफ मास को ध्यान रखा गया है। और समझाते हैं, और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, और भी एग्जाम्पल से समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगर आप बस में जाएंगे तो बस में जो सीट्स होती है वो नीचे की तरफ होगी। बस में सीट्स बिल्कुल नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, ताकि उस बॉडी का, उस पूरी बस का
जो लोग बिठाए गए हैं वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर नीचे की तरफ होगा तो वो चीजें काफी आसान हो जाएगी, काफी आसान होगी उसको टिकने में, उसको बैलेंस करने में। इसलिए बस में जितने भी पैसेंजर बिठाए जाते हैं वो कहाँ बिठाएंगे, नीचे की तरफ बिठाएंगे। नीचे बैठने के बाद लोगों का क्या किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। नीचे बैठने के बाद ही लोगों, क्यों, क्योंकि इन लोगों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ऊपर है, लेकिन बस को कहाँ चाहिए, नीचे। अगर इस बस में, इसीलिए नीचे भर जाएगी, नीचे की बस भर जाएगी, उसके बाद कहाँ बिठाया जाएगा, ऊपर के लोगों को बिठाया जाएगा, ऊपर के लोगों को बिठाएगा। और ऊपर के लोगों को खड़ा होने से मना कर दिया जाता है, ऊपर के लोगों को खड़ा होने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये सब लोग खड़े हो जाएंगे, अगर ये सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो सभी का सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा। इस पूरी बस का सेंटर ऑफ मास कहाँ चल जाएगा, ऊपर। हो सकता है बस किसी टर्न पर क्या कर जाए, पलट जाए, क्योंकि उसका वेट कहाँ चला जाएगा, अपर साइड, नीचे से खाली हो जाएगी, क्या कर जाएगी, बस पलट सकती है। इसलिए ज्यादातर बसों में सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है आपका, नीचे की तरफ होगा। अगर वो डबल डेकर बस होगी, तो डबल डेकर बस में भी पहले नीचे के लोगों को भरा जाएगा, उसके बाद ऊपर के लोगों को भरा जाएगा। क्यों, सब जगह, हर जगह सेंटर ऑफ मास कम करता है, हर जगह। अगर मैं बात करूं ट्रेन की, अगर मैं बात करता हूं पूरी ट्रेन की, तो ट्रेन में हमेशा सेंटर ऑफ मास का ध्यान रखा जाता है। पहले पीछे की तरफ सीट भरी जाएगी, बीच की तरफ सीटें भरी जाएगी और आगे की तरफ सीटें भरी जाएगी। अगर लोकल ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है, आप हमेशा देखना, हमेशा उसमें लोकल डब्बे, जो लोकल डब्बे हैं आपको सबसे ऊपर, सबसे पीछे मिलेंगे, सबसे बीच में मिलेंगे और सबसे आगे मिलेंगे, ताकि अब बाकी के जितने भी डब्बे हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, बीच में, हमेशा बीच में मिलेंगे, ताकि जो पीछे भर दिया गया, बीच में भर दिया गया और आगे भर दिया गया, जिससे पूरी ट्रेन का सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो गया। अब ट्रेन में कहीं भी बैठा दिया जाए, ट्रेन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचिए, ट्रेन में 1000 जने और 1000 के लोग सारे के सारे पीछे कर बैठ जाएंगे, तो पूरी की पूरी ट्रेन का जो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ट्रेन कभी पलट जाएगी, ट्रेन कभी भी पलट सकती है। इसलिए जो रेलवे के सॉफ्टवेयर है, उन रेलवे सॉफ्टवेयर में पहली प्रेफरेंस पीछे की, फिर बीच में और फिर तीनों भरने के बाद आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आप कहाँ बैठना चाहते हैं। यही बात एरोप्लेन में भी लागू होती है, यही बात एरोप्लेन में भी लागू होती है। एरोप्लेन में सबसे पहले अगर सीटों की बात करें, एरोप्लेन में सबसे पहले सीटों की बात करें तो सबसे पहले कुछ सीटें आगे की भरी जाएगी, कुछ पीछे की सीट भरी जाएगी, उसके बाद पीछे की सीट भरी जाएगी, तब जाकर उसके बाद आपको बर्थ प्रेफरेंस मिलेगा। वहां जाकर आप बीच की सीटों क्या कर पाएंगे, बीच की सीटों को फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ काम करता है सेंटर ऑफ मास। अगर मान लीजिए ये सारे के सारे लोग क्या कर जाएंगे, पीछे जाकर बैठ जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास पूरे एरोप्लेन गड़बड़ कर जाएगा। एरोप्लेन खड़ा होकर ऐसा आड़ा उड़ेगा, एरोप्लेन खड़ा होकर ऐसे आड़ा उड़ना शुरू कर देगा। क्यों, वजन कहाँ चुका है, पीछे की तरफ आ चुका है। हर जगह कौन सा पॉइंट काम करता है आपका, तो सेंटर ऑफ मास हर जगह द्रव्यमान केंद्र काम करता है। आपने इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर दुनिया में एक बेहद अजूबा बनाया गया है। अजूबे का नाम है पीसा की झुकी मीनार। इटली में पीसा की झुकी मीनार है, जो अपने एंगल से 4 डिग्री पर झुकी हुई है, जो अपने अक्ष से 4 डिग्री पर झुकी है। उसके 4 डिग्री झुकने का कारण है सेंटर ऑफ मास। अगर आप पीसा की झुकी मीनार को ध्यान से देखेंगे तो उसका नीचे का बॉडी, उस पूरी मीनार के नीचे का बॉडी सॉलिड है, पूरा ठोस है, जहां पर जाने की परमिशन नहीं, क्योंकि पूरा ठोस है। उसके बाद में जो बची हुई ऊपर की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग केवल होलो है, वहां पर केवल गैलरीज बनाएंगे, वहां केवल गैलरीज बनाएंगे, ताकि लोग इसके आसपास में गैलरीज में घूम सकेंगे, ताकि ज्यादा वजन कहाँ जाएगा, नीचे। और मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, अगर नीचे की तरफ रहेगा तो बॉडी क्या रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी, उसके ऊपर की झुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी जब आपके हाथ में हम वजन देते हैं, क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो सकता है, क्या सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट किया सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मली बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, उसकी नाभि में, लेकिन जैसे ही आपको कुछ वजन उठा दिया जाएगा, मान लो आपको हाथ में दी 20 किलो की बाल्टी, तो अब 20 किलो की बाल्टी, अब बाल्टी का और आपका सेंटर ऑफ मास एक साथ नपेगा, तो आपका सेंटर ऑफ मास रख कर आ जाएगा बीच में, आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ ना रहकर यहाँ आ जाएगा। इसको वापस से मैनेज करने के लिए, इस सेंटर ऑफ मास को वापस से नाभि के लिए अपना हाथ उठा दोगे और जब भी वजन तोकोगे तो हमेशा देखना, वजन तोकोगे तो आपका एक हाथ उठ जाएगा और एक हाथ उठकर आप बाल्टी को करोगे, तोकोगे। वैसे ही जो सर्कस में करतब दिखाने वाले लोग हैं, क्या जब आप पतली दीवार पर कहीं चलेंगे तो देखना, आप पतली दीवार चलोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो गिरने का डर रहेगा, इतना हो तो गिर जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आप अपने हाथ फैला लोगे, आप अपने सेंटर ऑफ मास को थोड़ा फैला दोगे। इसलिए जब भी पतली दीवार पर
सर्कर या सर्कस में काम करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, जब वो पतली रस्सी पर चलते हैं तो अपने हाथों को फैलाकर, अपने हाथों को काफी मात्रा में फैलाकर, ताकि वो अपने सेंटर ऑफ मास बाहर लाने की कोशिश करते हैं, अपने सेंटर ऑफ मास को बीच में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इजी क्या कर पाए, गिरे पे। बहुत ज्यादा ही हाइट पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ही हाइट पर है, तो एक ध्यान देना, एक डंडे को पकड़ेंगे, एक डंडे को पकड़ चलेंगे, वो डंडा उनको बैलेंस बनाना होता है। अगर इधर गिर जाओगे तो डंडा छोड़ देंगे, वो डंडे को सर्व कर देंगे, ताकि क्या बोलते हैं, बैलेंस बने और वो क्या आ जाए वापस से, क्या आ जाए वापस से, वो सेंटर में आ सके। तो इन सभी पॉइंट पर काम करता है सेंटर ऑफ मास, इन सभी पॉइंट पर। इसीलिए जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है तो उनके शरीर का वजन बॉडी सहन नहीं कर पाती है, बॉडी सहन नहीं कर पाती, इसलिए बॉडी क्या कर जाती है, झुक जाती है। इसलिए बॉडी क्या कर जाती है, झुक जाती है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ चल जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ चल जाएगा, इसलिए बॉडी क्या करेगी, झुक कर चलती है। अगर आपको किसी पहाड़ पर चढ़ा जाए, खड़ी चोटी पर चढ़ा जाएगा, तो अगर ऐसे पैर रखोगे, अब चोटी पर पैर रखोगे तो सेंटर ऑफ मास से निकल जाओगे, पीछे गिर जाएंगे। इसलिए जब चोटी पर चढ़ा जाता है, किसी इंक्लाइन सरफेस पर चढ़ा जाएगा, तो उसको चढ़ने के लिए क्या करोगे, थोड़ा झुक जाओगे, अपने सेंटर ऑफ मास को ऊपर चढ़ा दोगे, झुकने से सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा और आप इजीली किसी जगह पर क्या कर पाओगे, चढ़ पाओगे। इन हर एक बिंदु पर सेंटर ऑफ मास। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा चलते समय कौन सा बिंदु काम करता है, तो काम करता है आपका सेंटर ऑफ मास। वहीं जब हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में तैरते समय काम करता है मेटा सेंटर, तैरते समय काम करता है मेटा सेंटर। वहीं अगर मैं बात करूं चलते समय, तो काम करता है हमारे सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको सेंटर ऑफ मास की हर एक बात अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।